अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में मोस्ट वेलकम। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा वो द थॉट फॉक्स के बारे में है। और इससे पहले मैं द थॉट फॉक्स के 2 लेक्चर आपको फराहम कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे। इसमें पहला लेक्चर जो है मैंने इसका ब्रीफ इंट्रो और समरी दिया था, क्योंकि जब तक आप इस पोएम की ख़ास तौर पर समरी नहीं देखेंगे तब तक आपको इसका क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो अच्छे से मालूम नहीं होगा। इसके अलावा सेकंड वीडियो में मैंने इसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन जो है वो आपके साथ शेयर की थी, जिसके लिंक्स जो हैं वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। बेहतर विजिबिलिटी के लिए आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगा लीजिए, क्योंकि जिस फॉर्मेट में मैं बनाता हूँ उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, तो बेहतर विजिबिलिटी के लिए आप इसको प्लीज़ कर लीजिए। दूसरा, इस के अंदर जो इस्तेमाल किया गया जो मटेरियल है बहुत आसान ज़ुबान में और बहुत इजी और स्टैंडर्ड सेंटेंसेस के अंदर मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। और ये तकरीबन कोई 4 से 5 पेज या आपके जो प्रॉपर लेंथ जितनी कि द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन होती है उस हिसाब से रखी गई है। और जहाँ जहाँ ज़रूरी है यहाँ पे देखें मैंने वहाँ पे टेक्सचुअल लाइन्स भी इसकी कोड की, ये टेक्सचुअल लाइन्स हैं। और ये एक दफ़ा मैंने कोड की है टेक्सचुअल लाइन, ये दूसरी लाइन टेक्सचुअल कोड की है। और साथ ही साथ मैंने ये एक तीसरी लाइन भी इसके अंदर कोड की है, ताकि स्टूडेंट्स को पोएम का जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो बेहतर तौर पे समझ आ सके। तो आइए स्टूडेंट्स इसका आगाज़ करते हैं। आपको मैं इसके लिए यहाँ पे गाइडेंस देता हूँ। हमारे सिलेबस में जो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो सिलेबस शामिल है वो ये नज़में 3 शामिल है। टेड ह्यूज़ की एक डेड मॉर्निंग मटेरियल हैज़ आल्सो बिन प्रोवाइडेड ऑन दिस टॉपिक। इसके बाद द जगुआर है, और 2 ऑफ द वीडियोज़ हैव आल्सो बिन अपलोडेड ऑन दिस चैनल फॉर योर काइंड गाइडेंस फॉर द एग्जामिनेशन। और तीसरी हमारे ये जो आज की ज़ेर बहस नज़म है द थॉट फॉक्स है। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझसे थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने जो लास्ट 2 वीडियोज़ डाली थी उसके अंदर मैं द थॉट फॉक्स का टाइटल जो है वो दा उसमें मैंने इस्तेमाल नहीं किया था, इसके लिए माजरत। और अब चूँकि वीडियो अपलोड हो चुकी है तो वो एडिटेबल नहीं होती है, वरना उसको मैं एडिट कर देता। तो काइंडली अगर आप मेरे वो 2 लेक्चर देखें तो उसमें मेरी ये जो मिस्टेक है इसको थोड़ा सा आप रिमूव कर लीजिएगा, और थॉट फॉक्स की बजाय आपने द थॉट फॉक्स जो है वो लेना है। मैंने टाइटल में बहरहाल जो इसका थंबनेल है उसके ऊपर द थॉट फॉक्स कर दिया है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और ताकि आपका बैड इंप्रेशन क्रिएट ना हो, ये बड़े मैं एक वजाहत जो है वो मैं ज़रूरी समझता था, और इसमें थोड़ा सा आपको तामन की ज़रूरत होगी। तो आइए स्टूडेंट्स इसका आगाज़ करते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस इस पोएम का हम करते हैं। पहले 2 वीडियो देखना बेटे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नज़म जो है ये मॉडर्न पोइट्री है और इसमें शायर ने बहुत ज़्यादा सिंबलिज़म इस्तेमाल किया। यानी एक आम कारी को इसका टाइटल भी बेटे समझ नहीं आ सकता द थॉट फॉक्स का मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है। तो द थॉट फॉक्स सोच की लुमड़ी, आप देखें ना ये कितना एक सिंबलिज्म और एक सिंबॉलिक सेंस में इस्तेमाल किया गया टाइटल है। सो इट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल और ईजिली अंडरस्टैंडेबल फॉर द कॉमन रीडर्स। तो अगर आप एक कॉमन रीडर भी हैं तो आप वो 2 वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको इसका जो सिंबॉलिक सेंस में या मेटाफोरिकल सेंस में इस्तेमाल किया गया जो टाइटल है वो आपको समझ आ जाएगा। नज़म बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी एक फ़िलोसॉफिकल टाइप है, और इसमें हमारे लिए बहुत सा नॉलेज भी है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये समझते हैं, जिनको ये पता नहीं है कि एक जो पोएट होता है ख़ास तौर पर इस नज़म के हवाले से, और या एक जो पेंटर होता है या एक जो मौसीकार होता है, ये सारे लोग आर्टिस्ट होते हैं, ये फ़नकार लोग होते हैं और ये आर्टिस्ट हैं, अपना आर्ट तख्लीक करते हैं। तो इनको किस तरह से वो आइडियाज़ इनके माइंड के अंदर आते हैं, ये एक मास्टर पीस जो है वो तख्लीक करने के लिए, चाहे वो मास्टर पीस पोइट्री का है, चाहे वो मास्टर पीस जो है वो लिटरेचर का है, चाहे वो मास्टर पीस जो है किसी पेंटर का है, चाहे वो मास्टर पीस जो है किसी म्यूजिशियन यानी मौसीकार का है। तो ये सारे जो आइडियाज़ हैं इनके लिए उनको किस चीज़ की और किस तरह के इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, और आइडियाज़ उनके माइंड के अंदर किस तरह घुसते हैं और किस तरह से वो आइडियाज़ को कॉल करते हैं, और फाइनली फिर आइडियाज़ की एवोल्यूशन वो करते हैं, और फिर वो जो आर्टिस्ट हैं हमारे लिए एक शाहकार तख्लीक करके हमारे लिए उस रिटन फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में वो हमारे लिए हमें पेश कर देते हैं, जिससे हम उनको फिर अप्रिशिएट करते हैं। हम उनके उस आइडिया
को जो उन्होंने समोया होता है उससे हम इस्तेफादा करते हैं, उससे लेसन सीखते हैं, उससे सबक सीखते हैं और हमारे अंदर भी जो है वो एक इश्तियाक सा पैदा होता है, हमारा लगन, हमारी डिवोशन जो है उस मास्टरपीस को देखकर, लिटरेचर के वाले से या पेंटिंग के वाले से या मौसीकी के वाले से या किसी भी आर्टिस्ट की तख्लीक की गई चीज़ के वाले से हमें एक रहनुमाई भी मिलती है और हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है। ये थोड़ा सा लंबा ही हो गया ये मामला, लेकिन कुछ नज़में स्टूडेंट्स ऐसी होती हैं जिनको आप चल चलाओ वाला हिसाब नहीं कर सकते और ना ही मैं समझता हूँ कि एक टीचर को ये चीज़ ज़ेब देती है कि वो सिर्फ चल चलाओ वाला काम जो है वो चला ले, बल्कि जहाँ तक मुमकिन होता है, होना चाहिए भी एक टीचर के लिए, वो स्टूडेंट्स को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉलेज जो है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो है वो बेसिक्स जो है वो फ्राहम करे ताकि स्टूडेंट्स को उसका वाक़यातन ही और इन रियलिटी फ़ायदा भी हो। तो इस नज़म का थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करने से पहले ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं, साथ ही साथ हम इसको क्रिटिकल एनालाइज भी करते हैं। बहुत ज़बरदस्त पोएम है, आइए स्टूडेंट्स इसका आगाज़ करते हैं। द पोएम वाज पब्लिश्ड इन टेड ह्यूज वॉल्यूम, और ये पोएम जो है टेड ह्यूज के जो एक वॉल्यूम था, यानी किताबों का जो कलेक्शन होता है, किताबों का जो मजमूआ होता है उसको वॉल्यूम कहते हैं। अब द पोएम हॉक इन द रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, हॉक इन द रेन उनका ये किताबों का मजमूआ है, यानी मजमूआ कलाम है कह लीजिए। रेन का कैपिटल है, हॉक एच कैपिटल है, ये स्मॉल रहते हैं लफ्ज़ टाइटल में। इन्होंने तो कमाल गया कि ये 1957 में जो पब्लिश हुआ था। एज वी नो टेड, जैसे कि हम जानते हैं, टेड ह्यूज वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ एनिमल्स, वो एनिमल्स से बहुत प्यार करने वाला था और उसकी पूरी ज़िंदगी, ख़ासतौर पे उसकी ज़िंदगी के जो इब्तदाई अयाम हैं और जवानी के दिनों में भी टेड ह्यूज जो है वो जानवरों के साथ मच अटैच्ड रहा, बहुत मुंसलिक रहा, और दैट्स वाई उसे जानवरों की नेचर और जानवरों की जो हैबिट्स हैं, जानवरों की जो मूवमेंट्स हैं, जानवरों की जो हरकत व सकनात हैं, जानवरों की जो इंक्लिनेशंस हैं, उससे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर नज़र आता है। और इस तरह की तकरीबन हर नज़म के अंदर उसने एनिमल्स का जिक्र किया है, किसी न किसी एनिमल का जिक्र करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ह्यूमन नेचर के हवाले से, इंसानों के रवैयों के हवाले से। एंड ही हैज़ मेड एक्सेसिव यूज़ ऑफ एनिमल इमेजरी, और उसने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है, एनिमल इमेजरी का इस्तेमाल किया इन हिज पोइट्री, अपनी शायरी में। इन द पोएम अंडर डिस्कशन देयर वैस नज़म में द पोएट हैज़ यूज्ड अ फॉक्स, और इस नज़म में भी उसने फॉक्स को इस्तेमाल किया एज एनिमल इमेजरी, एनिमल इमेजरी के तौर पर। द टाइटल ऑफ द पोएम इज सिम्बॉलिक, और नज़म का टाइटल सिम्बॉलिक है, अलामती भरा है, यानी राइटर जो है सरफेस लेवल पे तो फॉक्स बता रहा है, लेकिन डीपर लेवल पे वाइडर सेंस में जब बात करता है तो ये सिम्बॉलिक बन जाता है और ये कुछ एक अहम पैगाम हम तक शेयर करता है जो कि हम आगे चल के देखते हैं। और मेटाफोरिकल का माना इस्तिआरा होता है, तशबीह है, तो तशबीही अंदाज में और अलामती अंदाज में राइटर ने इस टाइटल को रखा है। द पोएम इज़ हाईली सिम्बॉलिक एंड रिवील्स द प्रोसीजर ऑफ राइटिंग, और ये नज़म जो है यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हुआ है कि ये राइटिंग प्रोसीजर को ज़ाहिर करता है, यानी ये नज़म बेनकाब करती है, रिवील करती है, मुनकशफ करती है, हमारे सामने खोल के रखती है अ प्रोसीजर ऑफ राइटिंग, यानी लिखने का एक जो प्रोसीजर है, पोइट्री लिखने का एक प्रोसीजर, एक तरीक़ाकार, ठीक है। यानी उसके लिए एनवायरनमेंट कौन सा चाहिए, वो बात यहाँ पे हमें नज़र आएगी कि किस तरह का सरीन, संजीदा, काम, पुरसकून माहौल चाहिए, और कोई भी आइडिया तख्लीक करने के लिए पोइटिक इंस्पिरेशन चाहिए। आइडियाज़ पहले जहन में नहीं आते, ब्लैंक होता है पोइट जब बैठा होता है, डार्क होता है माइंड उसका, और फिर कैसे आइडियाज़ आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होता है, और फिर उसके इस आइडिया को वो कंसंट्रेशन देता है, जब वो तवज्जो देता है तो फिर वो आइडिया जो है मेच्योरिटी की तरफ चला जाता है और बालग होता है, फिर मेच्योर होता है आइडिया, और उसके अंदर फिर वो लिटरेरी जो मसाला जात हैं वो इस्तेमाल करके फिर एक मास्टरपीस हमारे तक तख्लीक करता है। और वो जो खाली पेज पकड़ के वो बैठा होता है आइडिया तख्लीक करने के लिए, थोड़ी देर में अब देखता है कि कितना ज़्यादा ही उसने लिख डाला होता है उस पेज के ऊपर जो थोड़ी देर पहले ब्लैंक था। ये सारे का सारा शायरों को जो आमद होती है ना, शायर इसको हमारे उर्दू हिंदी में आमद कहते हैं, आमद आना कहते हैं, और अनोखा ख्याल, अछूता ख्याल उनके जहन में जब आता है, और इंग्लिश में हम इसको इंस्पिरेशन कहते हैं, पोइटिक इंस्पिरेशन कहते हैं। थ्रू दिस पोएम, इस नज़म के जरिए टेड ह्यूज हैज़ ट्राइड टू मेक द रीडर्स अंडरस्टैंड, उसने रीडर्स को समझाने की कोशिश की है हु पोइटिक इंस्पिरेशन, के कैसे जो पोइटिक इंस्पिरेशन है फॉर राइटिंग, यानी ये पोइटिक इंस्पिरेशन का मतलब होगा वो जो शायराना आमद होती है, पोइटिक इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग लिखने के लिए डिसेंड्स नाजल होती है उन्हें पोइट, एक पोइट पर, हाउ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, और कैसे जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं
आइडियाज़ हम समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, सारी बात है ना, उनका को कलर होता है, ना को रंग होता है, ना उनका वजूद होता है, ना को उनका हजम होता है, ना उनका कोई वेट होता है। तो आइडियाज़ जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कम इन द माइंड ऑफ द पोइट, और पोइट की शक्ल में आते हैं, जहन में जब आते हैं, और फिर कैसे वो शायर जो है उन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है एंड टू द हाँ। और कैसे जो शायर जो है द पोइट कन्वर्ट्स चेंजेस या चेंज कर देता है दोज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, उन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को किस में चेंज कर देता है, कंक्रीट फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, रिटन फॉर्म में। ऐसे ही मुसव्वर जो है वो करता है कि आइडिया उसके जहन में कंक्रीट फॉर्म में आता है कि मैं ये चीज़ तख्लीक करता हूँ पेंसिल वर्क से या पेंट ब्रश से, और फिर जब वो आइडिया ले लेता है तो फिर उसके ऊपर वर्किंग करता है, कंसंट्रेशन देता है, तवज्जो देता है, तो बहुत सी चीज़ें उसे मनकशफ होती हैं, उसे कशफ होता है, उसे रिवील होता है, उसके ऊपर चीज़ें नाजल होना शुरू हो जाती हैं, और फिर उसको सॉलिड फॉर्म में हमारे सामने, यानी पेंटर जो है एक तस्वीर की शक्ल में, शायर जो है एक नज़म या गज़ल की शक्ल में, इस तरह मौसीकार जो है एक धुन की शक्ल में हमारे सामने ये चीज़ें रख देता है। बस यही इस नज़म का क्रिटिकल एनालिसिस है, जो कि क्योंकि नज़म के अंदर तो सिर्फ शायर ने शायरी के वाले से बात की ना, तो इन फैक्ट अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक शायर आर्टिस्ट तक ही बात महदूद नहीं है, बल्कि यही बात सादक आती है, सच्ची साबित होती है, अप्लाई हो सकती है, एप्लीकेबल है पेंटर्स पे भी, मौसीकारों पे भी, और जो दूसरे जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो डांसर क्यों ना हो, उसके ऊपर भी ये चीज़ें सारी अप्लाई होती हैं। द पोएम आल्सो टेल्स, ये नज़म अभी बताती है, हाउ कंप्लीट सॉलिट्यूड, के कैसे एक मुकम्मल तन्हाई एंड क्वाइट एनवायरनमेंट और पुरसकून माहौल जो है इज़ नीडेड फॉर पोएटिक इंस्पिरेशन, पोएटिक इंस्पिरेशन के लिए या कोई आइडिया के लिए किस कदर ये ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एक आइडिया को तख्लीक करने लगे हैं तो आपने ख्याल अपने जहन में ले आए, अब उसके ऊपर आपने कंसंट्रेशन करनी है, अब आपने उसको ब्रिलियंट करना है, आपने अब उसकी डेप्थ में जाना है, और इस दौरान कोई शोर हो गया ना, कोई एक्सटर्नल एक्शन हो गया, दरवाजे के ऊपर बेल हो गई, या किसी की आपके मोबाइल के ऊपर रिंग टोन की कॉल आ गई, या कोई बर्तन टूट के नीचे गिर गया, या किसी ने शोर कर दिया, तो वो रबत जो है बेटा वो टूट जाता है। तो वो रबत जो है, वो कनेक्शन जो है ना, वो रबत टूट जाता है, फिर जिसको फिर दोबारा से जोड़ना मुश्किल होता है। द प्रॉब्लम आल्सो टेल्स, और ये पोएम आल्सो हमें बताती है, पोएटिक इंस्पिरेशन कम्स, कि कैसे जो है पोएटिक इंस्पिरेशन आती है ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, एंड नॉट एट द स्वीट विल ऑफ द पोइट। अच्छा, फिर ये जो आइडिया जहन में आता है ना, ये पोएटिक इंस्पिरेशन के थ्रू जो आता है, जब पोएटिक इंस्पिरेशन यानी कि आमद होना शुरू होती है और फिर एक आइडिया आता है ना, तो ये को अचानक नहीं होता, इसके लिए बहुत बड़ी एफर्ट होती है, बड़ी मतलब बात को तो आपको कई कई घंटे कई कई देर पेंसिल पकड़ के बैठना पड़ता है, माइंड को आपको फोकस करना पड़ता है, फोकस्ड माइंड की ज़रूरत होती है। हमारे उर्दू के अजीम शायर हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल जब शायरी करने बैठते थे तो वो कई कई दिन उनको आमद नहीं होती थी, और फिर जब आमद होती थी तो फिर वो अपने पलंग पे बैठ के और जनाब पुरस्कून माहौल में बैठ के वो लिखते थे, और फिर लिखते चले जाते थे, लिखते चले जाते थे, लिखते चले जाते थे, और फिर बास का तो कई कई घंटे जो है वो लिखते चले जाते थे, और एक शाहकार तख्लीक करते थे। तो ये सारी उनकी लाइफ के बारे में उनका एक मुलाजम था, जो मुझे नाम थोड़ा सा जहन से निकल गया, शायद इमाम बख्श नाम था, तो इस तरह का उसका नाम था। तो उसने सारी बायोग्राफी जो है वो उसे लिखवाई गई, तो उन्होंने इलामा साहब के बारे में बताया था कि ऐसे ही होता है कि ये चीज़ रिवील होती है, और फिर इलामा साहब जो है वो पसीनों पसीन हो जाते थे, पसीने से शराबूर हो जाते थे जब वो इस कैफियत से निकल के बाहर आते थे। ये वो उनका मुलाजम जो है वो बताता है। एंड नॉट एट द स्वीट विल ऑफ द पोइट, और शायर की स्वीट विल भी, यानी उसकी अपनी मर्जी पे नहीं होता कि बस हाँ मैं बैठ गया तो मुझे जो है वो इंकशाफ होना शुरू हो जाए और मेरे ऊपर आमद होना शुरू हो जाए, ये ऐसा नहीं होता है, स्वीट विल पे नहीं होता है। इसके लिए आपको माहौल बनाना पड़ता है, और बाज़ का माहौल बन भी जाता है तो स्टिल गुड आइडियाज़ आपके जहन में नहीं आते, और बाज़ का जैसे आप वो माहौल बनाते हैं अपने ऊपर तो फिर वो कैफियत तारी होती है। इन अदर वर्ड, दूसरे लफ्ज़ों में दिस पोएम सिंबॉलिकली टेल्स, नज़म अलामती तौर पे बताती है अबाउट द होल क्रिएटिव प्रोसेस, पूरे तख्लीकी अमल के बारे में, थ्रू विच अ पोएट अंडरगोज, जिसमें से शायर को गुजरना पड़ता है। अंडरगो होता है में से गुजरना, और क्रिएटिव प्रोसेस से गुजरता है, जब वो क्रिएटिव प्रोसेस होता है बाकायदा। हाउ एन आइडिया कम इनटू द माइंड ऑफ द पोएट, और कैसे एक शायर के जहन में आइडिया आता है, हाउ ही पुट्स इट ऑन द पेपर, और कैसे से वो पेपर पे उसे डालता है, और अ डीपर क्रिटिकल एनालिसिस, अगर हम गहराई में जाके देखें इस एनालिसिस को ऑफ द थॉट फॉक्स रिवील्स, तो जाहिर होता है ये, यानी इस पोएम का डीपर क्रिटिकल एनालिसिस जाहिर करता है, ये सब्जेक्ट है पूरा, अ डीपर क्रिटिकल एनालिसिस, यानी एक गहरा तनकीदी जायज़ा या तज्जिया रिवील करता है, इंकशाफ करता है दैट इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली अबाउट पोइट्री,
कि नज़म सारी की सारी ख़ास तौर पे ये पोइट्री के बारे में नहीं है। इट गिव्स गाइडेंस टू एवरी आर्टिस्ट, बल्कि ये हर आर्टिस्ट को गाइडेंस देती है। इट रिवील्स द प्रोसेस, ये उस अमल को रिवील करती है, इंकशाफ करती है, जाहिर करती है, शो करती है, थ्रू विच, जिसमें से एन आइडिया कम्स इनटू द माइंड ऑफ एन आर्टिस्ट, जिसके ज़रिए एक आर्टिस्ट के माइंड में, जहन में को ख्याल आता है। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं द पोएम इज़ नॉट ओनली अबाउट द पोएट, कि नज़म एक पोइट के बारे में नहीं है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू पोइट्री, और ये पोइट्री से रिलेटेड नहीं है, रादर इट इज़ रेलिवेंट टू एवरी आर्टिस्ट, ये हर आर्टिस्ट से रिलेटेड है, वेदर ही इज़ ए म्यूजिशियन, चाहे वो एक मौसीकार हो, चाहे वो एक पेंटर हो, और चाहे वो एक पोइट क्यों ना हो। बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ पर्सोनिफिकेशन, और पर्सोनिफिकेशन की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए, पर्सोनिफिकेशन स्टूडेंट्स एक टेक्निक है, ये मैंने ज़रा देखी हुई है, ये ज़रा आप ब्रैकेट में देख लें, मैं जब तक पानी पी लूँ। जी, पर्सोनिफिकेशन की टेक्निक क्या होती है जी? ये बेजान चीज़ को या किसी आइडिया को, लाइफलेस चीज़ को जब आप इंसानी खसूसियात देते थे ना, इंसानी सिफात से उसे जोड़ देते हैं, तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, पैक कर तराशी। यानी किसी बेजान चीज़ को या किसी ख्याल को या तस्वर को जानदार बनाकर, खसूसन इंसानी खसूसियात देकर आप उसे जब पेश करते तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो इस नज़म में पर्सोनिफिकेशन की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए द पोएट डिस्क्राइब्स वन ऑफ द इंसिडेंट्स ऑफ सच पोएटिक इंस्पिरेशन, उसने एक वाक़या सा जैसे घट दिया है फॉर द पोइट्री, पोइट्री के लिए। यानी वाक्य की सूरत में बताता है, स्टूडेंट की सूरत में बताता है कि किस तरह से एक लूमड़ी जो है वो एक अंधेरे से बरामद होती है, और पहले अपनी उसकी जो नोज़ है वो शाख से टकराती है, वो अपनी आमद का इशारा होता है, और फिर उसकी अंधेरे में दो आंखें नज़र आती हैं, और ये आइडिया के तख्लीक होने की इब्तदाई स्टेज है। और फिर जो है वो पूरा उसका वजूद आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होता है, और जब पूरा वजूद नज़र आ जाता है, क्लियर हो जाता है, तो फिर वो वाइट शीट ऑफ द स्नो है, यानी वो नीचे जो बिछी तय है जंगल में, उसके ऊपर अपने कदमों के निशान छोड़ के बनाते हुए वो आगे से गुजर जाती है। तो ऐसे ही जैसे ये इस फिश कह रहा हूँ, फॉक्स का नमूदार होना, इनिशियल स्टेज पे कम, फिर पूरी बॉडी का एक्सपोज होना, उसका ज़ाहिर होना, और फिर उसके कदमों के निशान छोड़ते हुए वहाँ से गुजर जाना, ये बिल्कुल ऐसे ही शायर के, आर्टिस्ट के माइंड में ऐसे ही कुछ आता है कि एक न जाने कहाँ से, एक डार्कनेस में से, एक अंधेरे में से कह लीजिए, एक अननोन से दुनिया से वो आइडिया आ जाता है, और फिर उस आइडिया को वो शायर जो मेच्योर करता है, उसके ऊपर फोकस करता है, उसके ऊपर तवज्जो करता है, उसके ऊपर जहन खपाता है, और फिर वो आइडिया तख्लीक होते चले जाते हैं और लाइनें वो लिखते चले जाते हैं। द पोएट सेज दैट ही वॉज सिटिंग इन द रूम, शायर कहता है वो कमरे में बैठा हुआ था, एट मिडनाइट, आधी रात का वक्त था। द एटमॉस्फेयर ऑफ द रूम वॉज सो पीसफुल, और कमरे का माहौल इतना पुरसकून था, दैट इवन द टिकिंग ऑफ द क्लॉक, कि क्लॉक की जो टिकिंग है कुड बी हर्ड क्लियरली, वो क्लियरली सुनाई दी जा सकती थी। यानी कंप्लीट साइलेंट वाला माहौल है, और क्लॉक की टिक 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 जो है वो उसे सुनाई दी जा रही थी। आप इस क्लॉक की टिक टिक को ज़रा पॉजिटिवली लीजिएगा, क्योंकि वो एक तवातर के साथ बजती है और एक ही रिदम से चल रही होती है, तो दैट्स वाई ये शोर डिस्टर्बिंग नहीं होता कि आप कहेंगे ये भी तो शोर है ना, तो ये डिस्टर्बिंग नॉइस नहीं होता, क्योंकि वो एक रिदम के साथ, एक सिस्टम के तहत वो चल रहा होता है, तो वो हमारे लिए अंडरस्टूड होता है। ही वॉज होल्डिंग, ये होल्डिंग के लफ्ज़ ज़रा इकट्ठा कर लीजिए, कि वॉज होल्डिंग ए ब्लैंक शीट, उसने एक ब्लैंक शीट पकड़ी थी, होल्ड पकड़ना होता है, पेपर उसने हाथ में पकड़ा हुआ था, एंड ही वॉज वेटिंग फॉर द पोएटिक इंस्पिरेशन, फॉर राइटिंग, और राइटिंग के लिए पोएटिक इंस्पिरेशन का वो वेट कर रहा था। द पोएट सेज, और शायर कहता है, आई इमेजिन दिस, कि मैं इस चीज़ को इमेजिन करता हूँ, तो सब्र करता हूँ, सोच में पड़ा हुआ हूँ, दिस मिड नाइट मोमेंट्स फॉरेस्ट, आधी रात के वक्त इस लम्हे के जंगल में। तो ये फॉरेस्ट से मुराद शायर के जहन का एक जंगल हो सकता है, आधी रात का वक्त है, मिड नाइट का वक्त है, तो कहता है कि मैं इस लम्हे बैठा सोच रहा हूँ, समथिंग एल्स इज लाइव, कहता है कि कोई और चीज़ भी जिंदा थी, अलाइव थी, हरकत में थी, किसके अलावा, क्लॉक की लोनलीनेस के साथ साथ, और इस ब्लैंक पेज के साथ साथ जो मेरे हाथ में था। अब ये जो चीज़ अलाइव है ना, ये मैंने पीछे भी आपको एक्सप्लेन की, ये किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। शायर बैठा अकेला है, क्लॉक की टिक टिक है, एनवायरनमेंट उसका फिंगर्स उसकी पेज के ऊपर मूव होना शुरू हो रही हैं, मुकम्मल तन्हाई है, क्लॉक की टिक टिक हो रही है, मुकम्मल तन्हाई है, मैंने आपको बताया। अलाइव कौन सी चीज़ है? अलाइव है उसके माइंड की वर्किंग, अलाइव है उसकी इमेजिनेशन। इमेजिनेशन अलाइव होगी तो वो सारी बात है ना, कि वो चीज़ों को अपनी तरफ ड्रॉ करेगा ना, तो उसकी इमेजिनेशन अलाइव होती है। हम बैठे हैं, हमारी बैठे हैं, बेसुदों के बैठे हैं, एक साकोनों के बैठे हैं, एक जगह कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन हमारी इमेजिनेशन तो उस वक्त लाइव होती है ना,
तो ये अलाइव से मुराद उसके इमेजिनेशन का अलाइव होना, उसके तख़य्युल का अलाइव होना होता है। सो द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम रिवील्स दैट, पहला स्टैंजा ये जो मैंने ऊपर आपको डिस्कस किया अपने पेपर में मार्कर से लिखिएगा, रिवील्स वो जाहिर करता है दैट देर आर सर्टन थिंग्स के कुछ चीज़ें होती हैं, पास चीज़ें होती हैं विच एन आर्टिस्ट या पोइट या म्यूजिशियन या पेंटर वांट्स, जो वो चाहता है, वैन इंटेंट जब वो इरादा रखता है, टू प्रेजेंट हैज़ आर्टिस्टिक टैलेंट, अपने आर्टिस्टिक टैलेंट को, अपने उस फनी अपनी सलाहियत को, अपने टैलेंट को। टैड्यूज वांट्स टू से, टैड्यूज कहना चाहता है दैट द माइंड शुड बी पीसफुल, कि माइंड पीसफुल होना चाहिए वाइल राइटिंग पोइट्री, पोइट्री लिखते हुए। मोरओवर लोनलीनेस इज आल्सो नेसेसरी, लोनलीनेस जरूरी है टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पोएम, पोएम के सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने के लिए। सो द पोएट वाज एब्सोल्युटली लोन, शायर बिल्कुल अकेला था, बिसाइड द विंडो, विंडो के साथ, थ्रू विच ही कुड सी, ये कुड के स्पेलिंग में यहाँ पे एल मिस हो गया, कुड है, कुड सी आउटसाइड, जिसे वो बाहर देख सकता था। और फिर वो कहता है कि थ्रू द विंडो, कि जब मैंने बाहर से देखा, आई सी नो स्टार, मुझे कोई स्टार नज़र नहीं आया। तो ये एक स्टार लेस नाइट है। ये स्टार भी राइटर ने सिम्बॉलिक सेंस में इस्तेमाल किया है, तो इससे मुराद ये हो सकता है कि दिमाग की खिड़की से तो मुझे, मैं जब मैंने देखा तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई, स्टार लेस नाइट नज़र आई। आगे चल के हम देखेंगे कि ये सब कुछ फिर उसको शायर को रिवील होगा। इन तमाम लाइन में दर्जा वाला लाइन में द स्टारलेस नाइट इज़ द सिंबल ऑफ ब्लैक माइंड, तो ये स्टारलेस जो नाइट है वो सिंबल ब्लैक माइंड की, खाली जहन की, ऑफ द पोइट की है, बिफोर द अराइवल ऑफ द पोइटिक इंस्पिरेशन, पोइटिक इंस्पिरेशन के लिए। अक्सर बच्चों आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो एग्ज़ाम में आप लोग बैठे हो तो एकदम पेपर देखते हैं तो आप एक दफ़ा ब्लैंक ही हो जाते हैं, और बाज़ का एक सवाल को आप छेड़ बैठते हैं तो उससे रिलेटेड आइडियाज़ आपको आ नहीं रहे, आपको आमद नहीं होती, लेकिन अचानक से कोई एक दो पॉइंट आपके हाथ लगते हैं और फिर आप उसको लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, लिखते हैं, और आपका हाथ जब वो चलना फ्लो में आ जाते हैं आप। तो बिल्कुल ऐसे ही है। इट मीन्स दैट द इनिशियल स्टेज हिज माइंड इज ब्लैंक एज द पेपर लिविंग इन फ्रंट ऑफ हिम, पेपर जो उसके सामने पड़ा हुआ है इनिशियल स्टेज पे, तो उसके जहन में कुछ भी नहीं आया। दैन देयर केम ए फॉक्स, और फिर कहता है कि सामने खिड़की में से उसने देखा कि लूमड़ी उसे नजर आई। ही सा द स्लो ग्रेजुअल हेजिटेंट मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है उस फॉक्स की वो शुरू में स्लो थी, ग्रेजुअल बतदरीज थी, एंड हेजिटेंट और हिचकिचाहट भरी थी। हेजिटेंट मोमेंट ऑफ फॉक्स, एक फॉक्स की आउट ऑफ कंप्लीट डार्कनेस ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि जंगल के किसी मुकम्मल कह लें कि तारीकी से निकली थी। तो ऐसा ही है स्टूडेंट्स, ये शायर हमें कंक्रीट फॉर्म में बता रहा है कि ऐसा ही होता है कि एक आइडिया जो है अपने स्लो मूवमेंट के साथ, ग्रेजुअल मूवमेंट के साथ, हेजिटेशन के साथ जो माइंड में आना शुरू होता है, पहले शुरू में ब्लरी होता है वो, और बाद में क्लैरिटी की तरफ जाता है। फॉक्स इज अ सिंबल ऑफ एन आइडिया, और यहाँ पे फॉक्स जो है एक सिंबल ऑफ आइडिया, यानी आइडिया का एक सिंबल है। सिंबॉलिकली द पोएट कंपेयर्स, शायर सिंबॉलिकली कंपेयर करता है द अपेयरेंस ऑफ द आइडिया, आइडिया को अपेयर होने को, इन द एम्प्टी माइंड ऑफ द पोएट, शायर के खाली दिमाग में, किससे कंपेयर करता है, टू द स्लो अपेयरेंस ऑफ द फॉक्स, लोमड़ी की स्लो अपेयरेंस के साथ, फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की गहराई से, जंगल की तारीकी से। एट फर्स्ट टू आइज ऑफ द फॉक्स, और पहले तो दो आंखें नजर आई इन द डार्कनेस तारीकी में। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एन आइडिया, ये एक आइडिया के क्रिएशन की या आइडिया के इवॉल्व होने की, उसके एवोल्यूशन होने की पहली स्टेज है। वन द आइडिया इज नॉट क्लियर, जब आइडिया क्लियर नहीं होता इट इज ब्लरी, और ये ब्लरी होता है, ब्लर आप जानते हैं धुंधले को कहते हैं। दैन द होल बॉडी ऑफ द फॉक्स, और फॉक्स की जो पूरी बॉडी अपीयर्ड फ्रॉम द डार्क बशेज, वो तारीक झाड़ियों से नजर आती है, ऑफ द फॉरेस्ट। सिम्बॉलिकली इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये होगा कि एन आइडिया डेवलप्स ग्रेजुअली, एक आइडिया ग्रेजुअली डेवलप होता है विद द पैसेज ऑफ एवरी मोमेंट, हर गुजरते लम्हे के साथ। द पोएट से शायर कहता है अ फॉक्स नोज, और कहता है कि उस लोमड़ी की एक नोज जो है वो टच करती ट्विग को, शाख को, दरख्त की जो शाख होती है उसको ट्विग कहते हैं, लीफ पत्ते के साथ। टू आइज सर्व मोमेंट, और कहता है कि फिर दो आंखें इस लम्हे को रौनक बख्शती हैं, यानी सर्व द मोमेंट। इसी लम्हे पर दो जो अगले लम्हे जो है वो दो आंखें नजर आई। और बहुत से जानवर मैंने आपको बताया ऐसे होते हैं कि जो अंधेरे में उनकी आंखें जो उनको देखें तो वो चमकती हैं, बिकॉज दे कैन सी थ्रू डार्कनेस, वो तरीके में भी देख सकते हैं। उनकी आंखों का लेंस अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया है कि वो उन आंखों से रोशन होती हैं और रात को भी अंधेरे में ऐसे ही अच्छा देखती हैं जैसे दिन के टाइम देखती हैं। दैट नाउ, और फिर कहता है कि एक लम्हा फिर आता है और फिर दैट नाउ 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 एंड अगेन नाउ नाउ एंड, और ये फ्लो को जाहिर कर रहा है। ये बार बार उसने जो नौ 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 और नौ के लफ्ज़ इस्तेमाल किए ना, ये उसके फ्लो को जाहिर कर रहा है कि आइडिया फिर एक फ्लुएंट अंदाज में, एक फ्लो के साथ जो है वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाता है, और फिर बस आपको आमद का वो एक कनेक्शन हो गया, और आमद बस आती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, और वो लिखता चला जाएगा। शायर याद रहे स्टूडेंट्स के पोइट्री को जानता भी था और पोइट्री का माहिर भी था,
और पोइट्री के तमाम फीचर्स और खसूसियत को वो जानता भी था, तो इसलिए उसका उसका एक्सपीरियंस है, वही इस तरह की हमें बात बता सकता है, वरना आम आम जो आर्टिस्ट है वो इस तरह की बात का बता सकता है। आफ्टर द कॉशियस एंड केयरफुल एनालिसिस, मोहतात और केयरफुल एनालिसिस के बाद, ऑफ द स्नोई पाथ, उस बर्फ वाले रास्ते पर, द फॉक्स मेड द प्रिंट्स, उस फॉक्स ने प्रिंट बना दिए अपने पंजों के, ऑफ इट्स पास ऑन वाइट स्मूथ स्नो, उस वाइट और हमवार स्नो पर, लाइंग अंडर आवर फीट, जिसके पाँव के नीचे पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे आप नोट करें तो ये जो ब्लैंक शीट ऑफ द स्नो है ना, ये बड़े ब्लैंक पेज को जाहिर करती है। सिंबॉलिकली इट शोज दैट द ब्लैंक पेज विच द पोएट वाज होल्डिंग, जो शायर ने पकड़ा हुआ था, वाज नो मोर ब्लैंक, अब ब्लैक नहीं रहा, बल्कि उसके भी क्या हो जाता है, रादर इट हैज़ सम रिटन मटेरियल, इसका मतलब है कि राइटिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो गया है, विच वाज द रिजल्ट ऑफ द पोएटिक इंस्पिरेशन, जो कि पोएटिक इंस्पिरेशन का नतीजा था। इस चीज़ को राइटर ने लूमड़ी की सेंस में, सिंबॉलिक सेंस में, पोएम के अंदर टेक्सचुअल लैंग्वेज में कुछ यूँ बयान किया है। टेल यहाँ तक कि विद ए सडन शार्प हॉट स्टिंक ऑफ फॉक्स, यहाँ तक कि अचानक एक तेज़ हॉट स्टिंक ऑफ फॉक्स, मतलब होगा एक फॉक्स का जो वजूद है, और गर्मा गर्म वजूद, ये मुराद है। स्टिंक वैसे तो बदबू होता है, स्मेल होता है, तो यहाँ पे एहसास है, फीलिंग है कि जैसे वो फॉक्स पूरी तरह अपना एहसास, अपना पूरा एक वजूद जो है वो महसूस करवा रहे थे जब फुल अपीयर हुई। तो इसी तरह आइडिया भी अपना पूरा एक तासर छोड़ता है। आइडिया जब जहन में आता है तो फिर वो भी ऐसे ही महसूस होता है जैसे वो लूमड़ी बाहर पूरी बॉडी के साथ हमें नजर आई। ये इससे मुराद है। इट एंटर्स द डार्क होल ऑफ द हेड, और ये हमारे जो डार्क है होल है, डार्क होल होता है जब जिस वक्त दिमाग खाली होता है, ब्लैंक होता है, उसमें कुछ नहीं होता, तो दिमाग की बत्ती फिर अचानक से रोशन होती है, और फिर उसके अंदर वो सारे आइडियाज़ घुस जाते हैं, गुड आइडियाज़ आ जाते हैं, और फिर वो आइडियाज़ मैं कहता हूँ कि मेच्योर होते हैं, और मेच्योरिटी पकड़ते हैं ना जब, तो फ्लो की सूरत में आते हैं, और फिर कमाल हो जाता है। द विंडो इज स्टारलेस स्टिल, और कहता है कि बाहर का मंजर देखे तो विंडो अभी भी स्टारलेस सी नज़र आ रही थी शायर को। क्लॉक टिक्सर, क्लॉक अभी भी टिक कर रहा था, लेकिन हुआ क्या, द पेज इज प्रिंटेड, लेकिन पेज प्रिंट हो चुका था। तो एक्सटर्नल माहौल वैसा ही रहा, सितारों से खाली शाम थी, रात थी, वैसी थी, क्लॉक वैसा टिक टिक कर रहा था, और शायद कुछ देर के लिए जब आइडियल पोएटिक इंस्पिरेशन इसके ऊपर नाज़िल हुई, आमद हुई, तो वो बाहर का मंजर वैसा ही था, लेकिन पेज प्रिंट हो चुका था, मास्टरपीस उसने लिख लिया हुआ था। इन शॉर्ट दैट ह्यूज हैड एक्सपीरियंस एज वेल एज नॉलेज ऑफ राइटिंग पोइट्री के समक्सर, इसको मैं क्लोज करने लगा हूँ कि उसका एक्सपीरियंस था, इसके अलावा नॉलेज था उसे पोइट्री लिखने का। एंड थ्रू दिस पोएम ही शेयर्स, और इस नज़म के लिए यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा स्टूडेंट्स, ही शेयर्स हिज ओन एक्सपीरियंस विद द रीडर्स, ही इमेजिनेटिवली एक्सप्रेसेस, और वो तो सवराती अंदाज में एक्सप्रेस करता है, बताता है, इजहार करता है मेथड का, थ्रू विच एन आर्टिस्ट शोज हिज टैलेंट, जिसके लिए एक आर्टिस्ट जो है वो टैलेंट को शो करता है टू द वर्ल्ड, दुनिया के सामने। ही सिम्बॉलिकली एक्सप्लेन्स द होल प्रोसीजर ऑफ कंपोजिंग पोइट्री, और यूं जो है इस नज़म में वो पूरा प्रोसीजर बता रहा है कि पोइट्री कैसे कंपोज होती है। स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक मैं डिस्कस करूंगा, यूज़ ऑफ एनिमल इमेजरी इन टेड ह्यूज पोइट्री। टेड ह्यूज की पोइट्री में एनिमल इमेजरी का इस्तेमाल किया, ये मैंने क्वेश्चन डिज़ाइन किया, कुछ इसको मैं डिज़ाइन करके कोशिश करेंगे कल इसको अपलोड करें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।